आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है मैथ बाई चंदन शर्मा। आज का जो पेपर है वो आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का पेपर है, जो कि 29 अगस्त 2025 को ये पेपर हुआ है। सेकेंड शिफ्ट का ये पेपर है। तो इसमें क्वांट के जो 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको मैं इस वीडियो में एक एक करके सॉल्व कराऊंगा। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं। इसके पहले के जितने शिफ्टों में पेपर हुए हैं उन सभी के सॉल्यूशन मैंने चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने ग्रुप डी का फॉर्म भरा है तो वो सभी वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी। तो चलिए बिना आपका कोई भी टाइम वेस्ट किए हुए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 46% कम कर दी जाए और उसकी ऊंचाई 261% बढ़ा दी जाए तो इसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि निकटतम पूर्णांक तक कितना होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। तो पाई तो कांस्टेंट है, इसका मतलब जो भी चेंज होगा वो आर स्क्वायर इंटू एच में चेंज के हिसाब से चेंज होगा। तो त्रिज्या में 46% की कमी हो रही है, यानी कि अगर 100 है तो 46% की कमी यानी कि 54% हो जा रहा है। दोबारा कमी हो रही है क्योंकि आर स्क्वायर है तो 100 से फिर 54 हो जाएगा। और ऊंचाई में 261% की वृद्धि हो रही है, यानी कि अगर ऊंचाई 100 है तो 261% बढ़ के कितना हो जाएगा, तो 361 हो जाएगा। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखिए इसका गुणा करेंगे तो एक के बाद से कितने जीरो हो जाएंगे, तो 6 जीरो हो जाएंगे। इसका गुणा कर लेते हैं हम, तो 54 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 चौको 16 हो जाएगा और 25 में 4 जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा। 361 का इसमें गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 6 1 9 2 हो जाएगा। अब 6 से अगर गुणा करते हैं तो 16 छक्का 96 हो जाएगा, तो ये 9 हो जाएगा। और 6 9 54 हो जाएगा। 6 दुना के 12 और 5 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 3 से कट करेंगे तो 16 3 48 हो जाएगा और 9 3 27 2 हो जाएगा। 3 दुना के 6 और 2 8 हो जाएगा। जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा 6 6 के 7 हो जाएगा, 9 9 18 और 9 3 27 26 को 6 2 कैरी हो जाएगा। 4 4 8 4 3 12 को 2 हो जाएगा। 7 7 14 15 को 5 हो जाएगा। 8 1 9 और 1 10 हो जाएगा। अब ये इससे कितना अधिक है तो घटा दूंगा तो सीधे सीधे दिख रहा है कि 52 हो जाएगा, 676 हो जाएगा। तो 52 676 और डिवाइडेड बाई ये वाली वैल्यू रखेंगे परसेंटेज वृद्धि के लिए 100 से गुणा करूंगा तो देखिए ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब नीचे से 4 जीरो है तो 4 स्थान पर दशमलव लगाएंगे तो 5.2676 के करीब आएगा परसेंटेज में। तो अप्रोक्सीमेट में बताना है तो अप्रोक्सीमेट में कितना हो जाएगा, 5% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक समबाहुभुज के सभी अंतःकोणों की मापों का योगफल 2520 है तो बहुभुज के बहिष्ठ कोण कितना होगा। तो देखिए किसी भी समबाहुभुज के अंतःकोणों की माप के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है n-2 इंटू 180 अंश होता है। तो यहाँ से मैं n की वैल्यू निकाल देता हूँ तो ये बराबर किसका हो जाएगा, तो 25 20 के बराबर हो जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 18 से कट करूँगा तो 18 का में 18 हो जाएगा। 7 72 18 चौको 72 हो जाएगा। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 16। जैसे ही n की वैल्यू निकल के आ जाएगी, किसी बहुभुज का बहिष्ठ कोण के लिए फार्मूला क्या होता है, तो 360 और डिवाइडेड बाई n होता है। n की वैल्यू 16 है तो 16 से भाग कर दीजिए तो ये हो जाएगा 16 दुना के 32 हो जाएगा। 4 40 हो जाएगा, 16 दुना के 32 हो जाएगा। 8 80 हो जाएगा, 16 5 80 यानी कि 22.5 क्या हो जाएगा, अंश का बहिष्ठ कोण की माप हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 159 सम संख्याओं का औसत कितना होगा। तो सम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो बस इससे एक अधिक हो जाएगा तो 160 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रेन ए स्टेशन एम से 8:35 पर निकलती है और उसी दिन 3:35 पर स्टेशन एन पे पहुंचती है। ट्रेन बी स्टेशन एन से 10:35 पर निकलती है और उसी दिन 3:35 पर स्टेशन एम पे पहुंचती है। ट्रेन ए और ट्रेन बी के मिलने का समय कितना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन पिछले शिफ्टों में आया है, मैंने कराया भी है। चूँकि दूरी यहाँ पे क्या है, फिक्स है, तो मैं मान लेता हूँ कि दूरी डी है। तो यहाँ से ए की स्पीड क्या निकल के आ जाएगी, तो कितना समय लिया जा रहा है इसके द्वारा, तो 8 और 4 12 यानी कि 4 और 3 7 घंटे लिया जा रहा है तो 7 हो जाएगा, ये इसकी स्पीड हो जाएगी। और बी की स्पीड यहाँ से क्या हो जाएगी, तो टोटल दूरी डी है, समय कितना लिया जा रहा है, तो 10 2 12 और 3 और 2 5 घंटा इसके द्वारा लिया जा रहा है, तो ये इसके द्वारा क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगी। देखिए अब जो ए है वो बी से 2 घंटा पहले चलता है, तो 2 घंटा में कुछ दूरी तय कर लेगा। तो जो बची दूरी होगी, तो चूंकि टोटल दूरी ये 7 घंटे में तय करता है, तो बची दूरी कितनी हो जाएगी, तो d/7 के हिसाब से 5 घंटे की दूरी इसकी बची होगी।
और इसी दूरी को अब इन दोनों द्वारा तय करना है। तो ए इधर आ रहा है, बी इधर जा रहा है, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत जा रहे हैं, तो इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों के सम के बराबर हो जाएगी। तो d+7 और d/5 ये इन दोनों की नेट स्पीड हो जाएगी। बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5d और बटा 7 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, तो 7 और 5 12 हो जाएगा। तो 12d और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो 7 × 5 यानी कि 35 लिख देता हूँ मैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5d और इंटू 35 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो 7 × 12d हो जाएगा। सॉल्व कर लेता हूँ मैं, तो 7 से कट करूँगा तो ये 5 बार चला जाएगा, d से d कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर हो जाएगा 25, नीचे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। भाग करूँगा तो 12 दूना के 24 यानी कि 2 घंटा और 1/12 घंटा। इसको मिनट में बदलूँगा तो 60 से गुणा कर दूँगा, तो 1/12 और इंटू 60 करूँगा तो 12×5 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, यानी कि 2 घंटा और 5 मिनट लगेगा। तो बस मैं क्या करूँगा, जो बाद में चला है उसके 2 घंटे 5 मिनट बाद ये मिलेंगे। तो 10:35 यानी कि बी बाद में चला है, इसके 2 घंटे 5 यानी कि अगर इसमें जोड़ूंगा तो 12:40 पे ये मिलेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, 4 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रवीण और हेमंत एक व्यवसाय शुरू करते हैं। प्रवीण 5 महीने के लिए हेमंत से 78,000 अधिक निवेश करता है और हेमंत 6 महीने के लिए निवेश करता है। 5,440 के कुल लाभ में प्रवीण का हिस्सा हेमंत के हिस्से से 1,360 अधिक है, तो प्रवीण द्वारा निवेशित पूंजी कितनी होगी। तो मैं मान लेता हूँ कि हेमंत द्वारा H निवेश किया जा रहा है, तो प्रवीण द्वारा कितना निवेश किया जा रहा होगा, तो इससे 78,000 अधिक यानी कि H + 78,000 हो जाएगा। अब जो प्रवीण है वो 5 महीने के लिए निवेश करता है और हेमंत जो है वो 6 महीने के लिए, तो ये इनके द्वारा निवेश किए गए राशि का अनुपात हो जाएगा और इसी अनुपात में उनको लाभ में हिस्सा भी मिलेगा। तो यहाँ से अगर इन दोनों को जोड़ लेता हूँ तो 6 × 5 = 11 H हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा, तो 5 × 78,000 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो और घटा देता हूँ तो 5H में से 6H घट जाएगा तो माइनस का H हो जाएगा, यानी कि 5 × 78,000 हो जाएगा और माइनस का कितना हो जाएगा, H हो जाएगा। बराबर किसके हो जाएगा, तो टोटल जो लाभ है वो कितने का है, तो 5,440 का है। इसमें प्रवीण का हिस्सा हेमंत से कितना अधिक है, तो 1,360 अधिक है। बस इसको सॉल्व करके हम H की वैल्यू निकाल देंगे और जो भी H की वैल्यू आएगी बस इसमें जोड़ देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखिए ये इसका कितने गुना है, तो 0 से 0 कट कर लीजिए, 4 बार लेके जाएंगे तो 6 × 4 = 24, 4 × 12 बिल्कुल ये इसका 4 गुना है, तो ये कितना हो जाएगा, तो 4/1 हो जाएगा। तो यहाँ से इसका तिर्यक गुणा इधर, इसका तिर्यक गुणा इधर, तो 11H और 4H जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 11 और 4 15H हो जाएगा। इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो 4 × 5 × 78,000 हो जाएगा, और माइनस का कितना हो जाएगा, तो 5 × 78,000 हो जाएगा। दोनों में मुझे दिख रहा है कि 5 × 78,000 कॉमन है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 × 78,000 लिख सकता हूँ, और इंटू 4 में से ही जाएगा 3 हो जाएगा। तो देखिए 5 × 3 = 15, ये 15 से कैंसिल हो जाएगा, तो H की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 78,000 हो जाएगी। और जैसे ही यहाँ पे H की वैल्यू 78,000 करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, तो 78,000 का 2 गुना हो जाएगा। तो इसका 2 गुना करेंगे तो लास्ट में तो 0 आएगा, लास्ट में 0 सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न को सरल कीजिए, तो सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो देखिए या तो आप इसको बेसिक से सॉल्व कर लीजिए या वैल्यू पुटिंग से कर दीजिए। तो देखिए बेसिक से अगर इसको सॉल्व करना है तो मैं बता दूंगा कैसे सॉल्व करना है। इसे tan को sin अपन cos कर लीजिए, इसको cos अपन sin कर लीजिए, फिर सॉल्व करेंगे तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी। फिर ये sin थीटा माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा इंटू cos थीटा बचेगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 आएगा। मैं यहाँ पे वैल्यू पुटिंग से आपको समझा देता हूँ, बेसिक से करना मैंने सिखाया है। तो देखिए यहाँ पे थीटा की वैल्यू ऐसी हम मानते हैं कि 0/0 या नॉट डिफाइन का फॉर्म ना बने, तो थीटा की वैल्यू बेहतर है कि हम 45 अंश मान लेते हैं। तो 45 अंश मानेंगे तो ये दोनों वैल्यू बराबर होती है, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये पूरी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी सिर्फ मुझे इसकी वैल्यू सॉल्व करना है, तो सॉल्व कर देता हूँ मैं। तो साइन का साइन में अगर इसमें तिर्यक गुणा कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा sin² थीटा हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा, तो 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 + cos² थीटा हो जाएगा, और प्लस 2 cos थीटा हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो sin थीटा और ब्रैकेट में 1 + cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए sin² थीटा प्लस cos² थीटा इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 और 1 2 हो जाएगा। ऊपर अगर मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो 1 + cos थीटा बच जाएगा, और नीचे यही सेम वैल्यू है तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा।
तो क्या बचेगा, तो 2/sin बचेगा। तो वैल्यू अगर मैं रख देता हूँ 45 अंश, तो ये हो जाएगा 2/1 कर्ण में 2 हो जाएगा। कर्ण में 2 का ऊपर गुणा हो जाएगा, तो जो भी आपका आंसर होगा वो 2 कर्ण में 2 होना चाहिए जब थीटा की वैल्यू 45 अंश रखते हैं तो रख दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/√2 और इंटू √2। ये कभी भी 2√2 नहीं देगा तो ये आंसर नहीं होगा। ये भी आपका 2√2 नहीं देगा तो ये भी नहीं आंसर होगा। इस पे हम चेक करते हैं तो देखिए इसका √2 प्लस सेक थीटा ये भी √2 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 2√2 आ रहा है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप इसको बेसिक से भी कर सकते हैं, आप इसको वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं, दोनों तरीके मैंने बता दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10 विद्यार्थियों द्वारा जो प्राप्त अंक नीचे दिए गए हैं, कह रहा गया दिए गए आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करिए। तो बहुलक वो आंकड़ा होता है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। तो दिख रहा है साफ साफ कि 16 1 2 3 बार आया है 16, तो सबसे अधिक बार 16 आया, तो यही इसका क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। बाकी को भी आप चेक कर सकते हैं। तो 12 देखिए आपका सिर्फ एक बार दिख रहा है, तो ये एक बार हो जाएगा। 19 कितनी बार आया है, तो 19 2 बार आया है, तो 2 बार लिख दीजिए। 20 कितनी बार आया है, तो 20 एक बार दिख रहा है, तो सबसे अधिक बार 16 आया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त क्रमशः 18 और 216 है। इनमें से अगर एक संख्या 72 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी। तो फार्मूला क्या होता है, तो LCM इंटू HCF ये बराबर किसका होता है, तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या के बराबर होता है। आपसे दूसरी संख्या पूछ रहा है तो सॉल्व कर दीजिए। तो 18 चौको 72 हो जाएगा, 4 से भाग दूंगा 216 में, तो 4 5 20 1 16, 4 चौको 16, यानी कि दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 54 यानी कि 54 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 570 की धनराशि को 3 व्यक्तियों के बीच में 2:12:11 के अनुपात में बांटा गया है। वितरण में सबसे बड़े और सबसे छोटे हिस्से में कितना अंतर है। तो अगर इस अनुपात को जोड़ देता हूं तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 25 हो जाएगी। इसी 25 की वैल्यू क्वेश्चन में दिया कितना है, तो 570 दिया है। आपसे सबसे बड़े और सबसे छोटे का अंतर, यानी कि अगर इसका मैं अंतर निकालता हूँ तो 10 हो जाएगा। इसे 10 की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए अगर मैं यहाँ से भाग कर देता हूँ 5 से, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 5 कम 5 5 कम 5 2 20 हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा, यानी कि 5 की वैल्यू 114 आ गई। 10 की वैल्यू पूछ रहा है तो बस मैं क्या करूँगा, इसका 2 गुना कर दूंगा। तो दूसरी साइड भी क्या करना पड़ेगा, 2 गुना, तो 228 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए दोनों का 3 है, तो 4 में से 2 घट जाएगा, तो 2/3 हो जाएगा। प्लस इसको सॉल्व करते हैं तो 7 का में 7 और 2 9 हो जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे हो जाएगा। तो देखिए दोनों का हर बराबर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 9 हो जाएगा। 3 से ऊपर गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, और प्लस 7 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 13/9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 6 अंकों की संख्या जो आपको दी गई है 11 से विभाज्य है, तो नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प m और n के बीच में संभावित सही संबंध दे सकता है। तो 11 से विभाज्यता का नियम मैं बता चुका हूँ कि किसी भी संख्या के सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर या तो 0 हो या तो 11 से विभाजित होना चाहिए, तब जाके वो संख्या 11 से विभाजित होती है। तो ये हो जाएगा n प्लस 6 और 7 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। बराबर किसके हो जाएगा, तो m प्लस 7 और 3 10 हो जाएगा। यहाँ से अगर m माइनस n इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 13 में से 10 घट जाएगा, तो 3 हो जाएगा। और ये किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सपना ने 22,800 की राशि को साधारण ब्याज पर आंशिक रूप से 5% वार्षिक और आंशिक रूप से 11% वार्षिक दर से निवेश किया। यदि उसे 4 वर्षों के बाद दोनों निवेशों में समान ब्याज प्राप्त होता है तो 5% वार्षिक दर से निवेश की गई राशि कितनी होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन मैंने कराया है, तो मैं मान लेता हूँ कि 5% पर निवेशित राशि क्या है, तो x है, और 11% पर निवेशित राशि y है। तो दोनों में चूंकि ब्याज समान प्राप्त हो रहा है, वर्ष आपका 4% दोनों में है, तो यहाँ से अगर मैं x और y का रेशियो का निकालता हूँ तो सिर्फ रेट में क्या हो जाएगा, दोनों का चेंज हो जाएगा। यानी कि इस x का 11% हो जाएगा और y का कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। यानी कि 11/5 क्या हो जाएगा, इनका रेशियो हो जाएगा। तो इसी अनुपात में क्या हो जाएगा, वो धनराशि निवेश भी किए होंगे। तो अगर जोड़ देता हूँ तो 11 और 5 16, इस 16 की वैल्यू क्वेश्चन में दिया कितना है, तो 22,800 दिया है। आपसे वैल्यू किसकी पूछ रहा है, तो 5% पर निवेशित धनराशि x है और x का मान कितना है, 11 है। तो 11 की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से मैं 1 की वैल्यू निकाल दूंगा, तो 22 और ये 800 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 16 और इंटू 11 की वैल्यू निकालनी है, तो 11 से मैं गुणा कर देता हूँ। तो सॉल्व कर देता हूँ मैं,
तो 16 से कट करूँगा तो 16 का में 16 हो जाएगा, 6 68 हो जाएगा, 16 चौको 64 हो जाएगा, 4 40 हो जाएगा, 16 दूना के 32, 8 80 हो जाएगा, 16 पचे 80 हो जाएगा। यानी कि 1 4 2 5, इसमें 11 का गुणा कर दीजिए। तो गुणा करेंगे तो देखिए लास्ट में 5 दिख रहा है कि आएगा, और लास्ट में 5 सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 245 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है तो दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। तो पहली संख्या दूसरे की 5 गुनी है, यानी कि अगर दूसरी संख्या x है तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, 5x हो जाएगी। अगर इनका गुणनफल निकालता हूँ तो किसके बराबर दिया है, तो 245 के बराबर दिया है। आपसे वैल्यू क्या पूछ रहा है कि इन दोनों का योग, यानी कि 5x में x जोड़ूंगा तो 6x, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो सॉल्व कर देता हूँ मैं। तो 5 से कट करूँगा तो 5 चौको 20 हो जाएगा, 4 45, 5 9 45, यानी कि x स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 49। तो x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 7 निकल के आ जाएगी। आपसे 6x की वैल्यू पूछ रहा है तो 6 में 7 का गुणा कर देंगे तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 42, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या ये जो आपको दी गई है निम्न में से किससे विभाज्य है। तो इसके लास्ट में 1 है, तो इसका मतलब न तो ये 10 से विभाजित होगा, न तो 14 से होगा, और न ही 15 से होगा, क्योंकि 10 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि इकाई के स्थान पे 0 होना चाहिए। इसमें एक 2 का फैक्टर दिख रहा है, और 2 से विभाज्यता का नियम ये कहता है किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 और 8 होना चाहिए। इसमें से कोई नहीं है, तो ये 14 से भी नहीं होगा। 15 में 5 फैक्टर दिख रहा है, लास्ट में 5 होना चाहिए इसको विभाजित होने के लिए। तो इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या में 60% की वृद्धि करने पर 3610 प्राप्त होता है, तो वह संख्या कितनी होगी। तो अगर संख्या को मैं 100 मानता हूँ तो 60% की वृद्धि करने के बाद संख्या कितनी हो जाएगी, तो 160 हो जाएगी। इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 पचे 10 हो जाएगा, 2 8 16, यानी कि अगर संख्या 5 है तो बढ़ के 8 हो जा रही है। इसी 8 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया कितना है, तो 3610 दिया है, आपसे 5 की वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ से मैं 1 की वैल्यू निकाल देता हूँ, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 3610 डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा। 5 की वैल्यू निकालने के लिए 5 से मैं क्या करूँगा, दोनों साइड गुणा कर दूंगा। तो सॉल्व कर लेता हूँ मैं। तो ये हो जाएगा 0 हो जाएगा, 5 का में 5 हो जाएगा, 5 छः 30 हो जाएगा, 5 से 15 और 3 18 हो जाएगा। 8 से भाग कर दूंगा तो 8 दूना के 16 हो जाएगा, 2 20 हो जाएगा, 8 दूना के 16 हो जाएगा, 4 45 हो जाएगा, 8 पचे 40 हो जाएगा, 5 50, 8 छः 48 हो जाएगा, यानी कि 2256 समथिंग आना चाहिए, और 2256.25 सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर 15 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह धनराशि 27 गुनी हो जाएगी। तो चक्रवृद्धि ब्याज में जो पैसा बढ़ता है ना, वो हमेशा जीपी में बढ़ता है, यानी कि गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ता है। तो देखिए 15 वर्षों में कितना हो जा रही है, तो ये अपने की 3 गुनी हो जा रही है, यानी कि 1 अगर है तो ये 3 हो जाएगी। तो अगले 15 वर्षों में क्या हो जाएगी ना, ये इसकी 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि 3 की 3 गुनी, यानी कि कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर अगले 15 वर्षों में कितना हो जाएगा, तो इस 9 की 3 गुनी यानी कि 27 हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन में यही कह रहा है कि 27 गुनी कितने वर्षों में हो जा रही है। तो 1 से 27 गुना होने में कितना समय लग रहा है, तो 15 दूना के 30, 15 तिया 45, यानी कि 45 वर्षों बाद ये क्या हो जाएगी, अपने की क्या हो जाएगी, 27 गुनी हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है और बी उसी कार्य को 25 दिनों में कर सकता है। यदि वे 6 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा। तो ए जो है वो 12 दिनों में कर सकता है, बी जो है वो 25 दिनों में कर सकता है, यदि वे 6 दिनों तक। तो यहाँ से इनकी इफिशियंसी निकाल दूंगा, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 12 × 25 हो जाएगा। तो यहाँ से ए की इफिशियंसी 25 आ जाएगी और बी की कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। तो दोनों की एक साथ इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, तो जोड़ लूँगा मैं, तो 5 2 7 हो जाएगा और 2 1 3 हो जाएगा, यानी कि 37 इन दोनों की एक साथ इफिशियंसी हो जाएगी। तो इस तरीके से वो 6 दिनों तक कार्य करते हैं। तो 37 एफिशिएंसी से 6 दिन में कितना कार्य कर लेंगे, तो 6 7 42 हो जाएगा, 6 3 18 और 4 कितना हो जाएगा 22, यानी कि 222 कार्य इन्होंने कर दिया है और टोटल कार्य इतना है। तो अगर इसका गुणा कर लेता हूँ तो 25 दूना का 50 हो जाएगा, 25 और 5 30 हो जाएगा, यानी कि 300 टोटल कार्य है, 222 इन्होंने कर दिया है। तो कितना कार्य शेष रहा होगा, तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, 9 में से 2 जाएगा 7 हो जाएगा, यानी कि 78 कार्य शेष रह जाएगा। कितने का, तो टोटल कार्य है 300 का। तो बस इसको सॉल्व कर लूँगा, तो 6 से कट कर दूंगा, तो 6 का में 6 हो जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा, 6 5 30 हो जाएगा, यानी कि 13/50 कार्य बचा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु पर 57% लाभ पर बेची जाती है। यदि क्रय मूल्य में 20 रुपये की वृद्धि कर दी जाए और विक्रय मूल्य में 18 रुपये की कमी कर दी जाए तो लाभ जो होता है वो 47.5% होगा। तो वस्तु का मूल क्रय मूल्य कितना होगा ये आपको बताना। तो मैं मान लेता हूँ कि वस्तु का मूल क्रय मूल्य 100 है, तो 57% के लाभ पे बेचा जाता है, यानी कि विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 157% हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि इसमें ये परसेंटेज में है तो मैं इसको परसेंटेज में लिखता हूँ। कह रहा है कि उसके क्रय मूल्य में 20 रुपये की वृद्धि हो रही है, तो प्लस 20 हो जा रहा है। ये रुपया है, ये परसेंटेज है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। और उसके विक्रय मूल्य में क्या हो रहा है, तो 18 की कमी हो रही है, तो -18 हो जा रहा है। तो लाभ जो होता है वो 47.5% का लाभ होता है। इसका मतलब अगर मैं इसका 147.5% निकाल देता हूँ तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो इस विक्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर देते हैं हम। तो सॉल्व करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट 147.5% हो जाएगा। अब इधर कितना हो जाएगा, तो इसका अगर मैं 20 का 147.5% निकालता हूँ तो 20 25 100, 5 से भाग कर दूंगा तो 5 दूना के 10 हो जाएगा, 4 47, 5 9 45 हो जाएगा, 2 25, 5 5 25 हो जाएगा। बराबर किसका हो जाएगा, तो 157% और -18 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा कि इसको बराबर को उधर लेके चला जाता हूँ, इसको इधर लेके चला आता हूँ। तो 157% में से 147.5 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 0.5 हो जाएगा। 6 यानी कि 16 में से 7 जाएगा तो 9 हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 4 में से 4 जाएगा 0, यानी कि 9.5%। इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो ये 18 जब इधर आएगा तो जुड़ जाएगा तो 0.5 हो जाएगा। 9 8 17 को 7 हो जाएगा, 2 1 3 और 1 4 हो जाएगा, यानी कि 47.5 रुपये के बराबर हो जाएगा। किसकी वैल्यू, तो 9.5% की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ से अगर 1% की वैल्यू निकालता हूँ मैं, देखिए दोनों साइड आपका 0.1 स्थान पे तो दशमलव हट जाएगा। ये इसका कितने गुना है, तो 9 5 45 दिख रहा है साफ साफ कि 5 गुना है। तो 1% की वैल्यू कितने रुपये आ जाएगी, 5 रुपये। आपसे इसका मूल क्रय मूल्य यानी कि 100% की वैल्यू पूछ रहा है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 5 × 100 हो जाएगी, यानी कि 500 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 88 ट्यूबलाइटें 88 रुपये में खरीदी गई और 46 ट्यूबलाइटें परिवहन के दौरान टूट गई। तो व्यापारी ने शेष जो ट्यूबलाइट है उसको 3.1 प्रति ट्यूबलाइट की दर से बेच दिया, तो उसका लाभ ज्ञात करिए। तो देखिए खरीद के कितने रुपये में लाया, तो 88 रुपये में खरीद के लाया है, और बेच कितने में रहा, तो 46 लाइटें टूट गई, तो बची होंगी 42, क्योंकि टोटल 88 है। और इस 42 को बेच किस हिसाब से रहा है, तो 3.1 रुपये के हिसाब से। तो टोटल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 42 हो जाएगा। 3 दूना के 6 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, जोड़ दूंगा तो ये 2 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 3 और 1 13 हो जाएगा। एक स्थान पर दशमलव लगा दूंगा। तो खरीद के 88 में लेके आया है और 130.2 में बेच रहा है, तो कितना रुपया अधिक हो रहा है, तो 2 हो जाएगा, तो 90 10 यानी कि 12 इधर और 30 इधर, यानी कि 30 और 12 42.2 रुपये का क्या हो जाएगा, उसको लाभ होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विजय को उसकी बिक्री राशि में पहले वर्ष 4% की वृद्धि और दूसरे वर्ष 25% की वृद्धि प्राप्त हुई। इसके साथ ही उसकी वर्तमान बिक्री 1,50,800 है, तो 2 वर्ष पूर्व उसकी बिक्री कितनी रही होगी। तो 2 वर्ष पूर्व उसकी बिक्री अगर x थी तो 4% की वृद्धि यानी कि 104 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 25% की वृद्धि यानी कि कितना हो जाएगा, 125 बटा 100 यानी कि 5 बटा 4 हो जाएगा। ये बराबर किसके है, तो 1,50,000 और 800 के बराबर है। तो सॉल्व कर देता हूँ मैं। तो देखिए 4 से कट करूँगा तो 4 दूना के 8 हो जाएगा, 2 24 6 बार चला जाएगा। 5 से कट कर लेता हूँ तो ये 20 बार चला जाएगा। 2 से कट कर लेता हूँ तो ये 13 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो 1,50,800 और इंटू 10 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 13 हो जाएगा। भाग दे दीजिए तो 13 का में 13, 2 20 हो जाएगा, 13 का में 13 7 78 हो जाएगा, 13 6 78 और 1 2 3 जीरो इसके साथ लग जाएगा। तो 1,16,000 क्या हो जाएगा, 2 वर्ष पूर्व उसकी बिक्री हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 12 खरीदे और 8 मुक्त पाएँ, स्कीम के लिए प्रभावी छूट कितनी होगी। तो 8 उसको फ्री में मिल रहा है और टोटल उसकी जेब से जा कितना है, तो 12 8 20 जा रहा है। प्रतिशत पूछ रहा है तो 100 से गुणा कर दूंगा, तो 20 25 100 हो जाएगा। 8 में 5 के गुणा करूँगा तो 40% क्या हो जाएगा, प्रभावी छूट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित को सरल कीजिए। तो सिंप्लीफाई कर देता हूँ मैं। तो चूँकि ऑप्शन में कहीं पे भी x² नहीं दिया है
तो सिर्फ x वाली वैल्यू सॉल्व करिए। तो 2 में 20x का गुणा करेंगे तो -40x हो जाएगा, और इधर गुणा करूँगा तो 7 या 21 यानी कि -21x हो जाएगा। जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, तो -61x हो जाएगा। और इसमें तो प्लस कर दिया तो ये आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, या तो दूसरा हो सकता है या तो चौथा हो सकता है। अब कांस्टेंट वाली वैल्यू देख लूँ तो ये हो जाएगा 17 दूना के 34 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 15 3 45 हो जाएगा। जोड़ूंगा तो 9 हो जाएगा और 4 3 7 हो जाएगा। प्लस का 79 ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली एक बस एक यात्रा को 16 घंटे में पूरा करती है, तो 8 घंटे में समान दूरी तय करने के लिए उसकी चाल कितनी होनी चाहिए। तो चूंकि दूरी फिक्स है तो बराबर कर दीजिए, तो 10 × 16 ये टोटल दूरी हो जाएगी। इसी दूरी को 8 घंटे में तय करने के लिए स्पीड आपसे पूछ रहा है, तो स्पीड अगर x मानता हूँ तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो 8 दूना के 16, 10 में 2 का गुणा करूँगा तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगी, स्पीड होनी चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्टोर 78,000 की कीमत वाले टेलीविज़न पर 14% की छूट दे रहा है। सेल के दौरान पहले से छूट वाली कीमत पर 8% की अतिरिक्त छूट दी जाती है, तो कुल छूट प्रतिशत कितना होगा। तो चूंकि कुल छूट प्रतिशत आपसे पूछ रहा है तो यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं है। तो देखिए पहले 14% की छूट दे रहा है तो 14 हो जाएगा माइनस का, और माइनस का कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 14 × 8 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। सॉल्व कर लेता हूँ तो 14 और 8 कितना हो जाएगा, तो माइनस का 22 हो जाएगा। इसको सॉल्व करूँगा तो 14 × 8 112 हो जाएगा। भाग करूँगा तो 1 दशमलव कितना हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा। घटा दूंगा तो कितना हो जाएगा, ये तो 88 हो जाएगा दशमलव का, और 21 में से 1 घटाऊंगा तो ये हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो 20.88 माइनस का आ रहा है, इसका मतलब इतने परसेंट की क्या हो जाएगी, कुल छूट हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, 1 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के 4 गुना जोड़ दिया जाए तो योग 46 प्राप्त होता है। यदि पिता की आयु का 2.8 गुना उसके पुत्र की आयु में जोड़ दिया जाए तो योग 88 होता है, तो पिता की आयु कितनी होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन को मैंने बेसिक से करना सिखाया है। यहाँ पर मैं ऑप्शन के थ्रू आपको बताता हूँ कि इन चारों में से कोई एक ऑप्शन होगा, ठीक है। तो पहले मैं दूसरे वाले ऑप्शन से चेक करता हूँ कि अगर उसके पिता की आयु अगर 35 है तो पुत्र की आयु का अगर 4 गुना मैं जोड़ देता हूँ तो कितना होना चाहिए, 46 होना चाहिए। तो यहाँ से अगर निकालूंगा तो पुत्र की आयु पूर्णांक में नहीं आएगी, क्योंकि अगर 35 अगर मैं घटाता हूँ 46 में से तो ये आएगा 11 आएगा, 11 4 से विभाजित नहीं होगा, तो ये आंसर नहीं होगा। 28 चेक कर लेता हूँ। 46 में से अगर 28 घटाऊंगा तो ये हो जाएगा 2 इधर, 10 12 12 और 6 18, 4 से विभाजित नहीं होगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। 25 घटाऊंगा तो 5 6 5 11 और ये 21 हो जाएगा, तो ये भी 4 से नहीं कटेगा। तो इस हिसाब से एक ही ऑप्शन आपका बच रहा है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि 46 में से अगर मैं 30 घटाता हूँ तो ये 16 आएगा, और 16 आपका 4 से विभाजित है। तो आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं। बाकी आप इसको बेसिक से करना चाहते हो तो बेसिक से करना मैंने सिखाया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 8 और 16 का तृतीयानुपाती अगर x है तो x का मान कितना होगा। तो तृतीयानुपाती x बराबर क्या होता है कि बाद वाली वैल्यू का स्क्वायर कर दीजिए, तो 16 × 16 डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा। तो 8 दूना के 16 हो जाएगा, 16 दूना के 32 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए। तो सॉल्व कर लीजिए। तो 10 से भाग करेंगे तो ये 6 बार चला जाएगा, तो माइनस का 9 माइनस का 6 और माइनस का 9 तो 27 हो जाएगा। 9 और 6 15 हो जाएगा, तो माइनस का 15 और माइनस का 27 जोड़ेंगे तो माइनस का 7 5 12 को 2 हो जाएगा, 2 1 3 और 1 4 हो जाएगा, यानी माइनस का 42 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो 4πr² होता है। बस वैल्यू रख दीजिए। तो 4 × पाई की वैल्यू कितनी लेनी है, तो 3.14 लेनी है, और आर की वैल्यू कितना दिया, तो 5 सेंटीमीटर, तो 5 × 5 हो जाएगा। 5 5 25 को कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और 100 का जब 3.14 में गुणा करेंगे तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 314 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पाइप पी किसी टैंक के 3/8 भाग को 30 घंटे में भर देता है, और क्यू उसी टैंक के 4/5 भाग को 16 घंटे में भर देता है। पी और क्यू इनको 4 घंटे के लिए चालू किया जाता है और फिर दोनों को बंद कर दिया जाता है। फिर आर को खोला जाता है और आर अकेले जो टैंक में पानी भरा गया उसको 8 घंटे में खाली कर देता है। यदि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा।
तो P जो है वो टोटल भाग कितने समय में भर देगा, तो 3 दाम में 30 यानी कि 10 में 8 का गुणा करेंगे तो 80, यानी कि 80 घंटे में P पूरा टैंक को भर देगा। Q पूरा टैंक को कितने समय में भरेगा, तो 4 से कट करूँगा तो 4 बार चला जाएगा, 5 में 4 गुणा करूँगा तो 20 हो जाएगा। तो इन दोनों कैल्शियम कितना हो जाएगा, तो 80 हो जाएगा। यहाँ से P की एफिशिएंसी 1 निकल के आ जाएगी और Q की एफिशिएंसी 4 निकल के आ गई। तो दोनों की एक साथ एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, तो 5 हो जाएगी। इस 5 एफिशिएंसी से इन्होंने 4 घंटे तक कार्य किया और इसी को वो 8 घंटे में खाली कर दे रहा है। तो यहाँ से R की एफिशिएंसी कितनी निकल के आ जाएगी, तो 5/2 निकल के आ जाएगी R की एफिशिएंसी। तो तीनों को अगर एक साथ करेंगे तो 4 1 5 ये हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा, तो 5/2 हो जाएगा, क्योंकि R खाली कर रहा है तो माइनस हो जाएगा। तो 5 दूना के 10 में से 5 जाएगा, तो यानी कि 5/2 क्या हो जाएगा, इन तीनों की एक साथ एफिशिएंसी हो जाएगी। और इस टोटल क्षमता को इस एफिशिएंसी से भरने में कितना समय लगेगा, तो 80/5 और 2 ऊपर चला जाएगा। तो सॉल्व कर लेता हूँ, तो 16 × 80 हो जाएगा, 16 में 2 का गुणा करेंगे तो 32 घंटे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि दिया गया है कि 112 के घाते 0.57 बराबर x है और 112 के घाते 0.8 बराबर y है और x के घाते z बराबर y के घाते 6 है, तो z का मान निकटतम में कितना होगा। तो बस इस वाले क्वेश्चन को पकड़ लीजिए और इसी पे सॉल्व कर दीजिए। तो x की वैल्यू कितना दिया, तो 112, इसके घाते 0.57 है और इसके घाते z है, तो इसका z में गुणा हो जाएगा। बराबर किसके हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या है, तो 112 के घाते 0.8 है और इसमें 6 का गुणा हो जाएगा। तो चूंकि आधार समान है तो घात एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से z की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो 8 में 6 का गुणा करेंगे तो 48, यानी कि 4.8 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो 0.57 हो जाएगा। ऊपर नीचे 100 से गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 480 हो जाएगा और नीचे 57 हो जाएगा। 3 से कट कर लेता हूँ तो 1 हो जाएगा, ये 6 बार चला जाएगा और इसको 3 से कट कर लेता हूँ तो 1 27 9 बार चला जाएगा। भाग कर दूंगा तो कितनी बार चला जाएगा, तो 19 9 171, यानी कि 8 बार चला जाएगा। तो 19 वाट है 152 होता है और ये 8 हो जाएगा 80 हो जाएगा, 19 चौक 76 हो जाएगा, 4 40 हो जाएगा, 19 दूना का 38 हो जाएगा, यानी कि 8.42 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। तो इस तरीके से आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो पेपर हुआ था 29 अगस्त को सेकेंड शिफ्ट में, उसमें क्वांट के जो 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए थे उनको मैंने इस वीडियो में एक एक करके सॉल्व करा दिया है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक ज़रूर करें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले पेपर में अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और बाय।